कहते हैं जब अपने ही साथ छोड़ दे तो बड़े से बड़ा योद्धा भी हार जाता है। ट्रंप के साथ भी यही हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दो सबसे मजबूत स्तंभ सऊदी अरब और यूएई, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट के बाद इन दोनों देशों ने अमेरिका को साफ और सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका तैयार रहे। दरअसल सऊदी और यूएई ने सीधे तौर पर हथियार तो नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने ट्रंप के हाथ पैर बांध दिए हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर आर्थिक संकट भी गहरा गया है। ईरान के साथ तनाव में उलझे अमेरिका को सहयोगियों ने बड़ा झटका दिया है। अब ये झटका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सऊदी अरब और यूएई ने 24 घंटे के भीतर दो बड़े 440 वॉल्ट के झटके इन्हें दे दिए हैं। सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिकी ट्रेजरी से अपनी जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी है। दोनों देशों ने मिलकर के 15 अरब डॉलर की जमा पूंजी निकाल ली है और इन्होंने जो ये हाथ पीछे खींचे हैं उसकी वजह से अमेरिका में आर्थिक तौर पर नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है। सऊदी ने मार्च में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में हिस्सेदारी 10.8 बिलियन डॉलर की रखी। ट्रेजरी में सऊदी के हिस्से का 149.6 बिलियन डॉलर हालांकि अभी भी मौजूद है। अब उसने 15 निकाले तो वो और भी निकाल सकता है। यूएई ने 5.8 बिलियन डॉलर की जमा पूंजी अपनी निकाल ली है। अमेरिकी कोष में बतौर जमा पूंजी यूएई का 114.1 बिलियन डॉलर अभी भी बचा हुआ है और ये भी कभी भी निकाला जा सकता है। दूसरा झटका यह है कि सऊदी और यूएई ने ईरान पर हमले का विरोध करना शुरू कर दिया है। दोनों ही देश ये नहीं चाहते हैं कि ईरान पर हमला किया जाए। ट्रंप का कहना है कि वो हमले से सिर्फ 1 घंटे दूर थे, लेकिन यूएई और सऊदी के विरोध की वजह से उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा है। यानी ये दो राष्ट्र अमेरिका के सहयोगी ट्रंप पर ही हावी हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में सऊदी और यूएई अमेरिका के पुराने सहयोगी हैं, लेकिन वो जिस तरीके से अपना फंड निकालना शुरू कर चुके हैं, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। इसलिए अमेरिका को ना चाहते हुए भी सऊदी और यूएई की बातें माननी पड़ रही है। अब खबर यह है कि ईरान के साथ तनाव में उलझे अमेरिका को सहयोगियों ने एक और बड़ा झटका दिया। अब जानकारी ये आ रही है कि ओमान की खाड़ी में भी अमेरिकी सेना का एक्शन देखने को मिल रहा है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना का एक्शन ये कि ईरान का झंडा लगा हुआ टैंकर पहुंचा है, यूएस मरीन पहुंचा है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी तोड़ने के शक में लेकर एक्शन लिया गया है। तलाशी लेने और रास्ता बदलने का निर्देश देकर के जहाज को हालांकि छोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। ओमान की खाड़ी में क्या हुआ है, अमेरिकी सेना का एक्शन, जहां पर ईरान का झंडा लगा हुआ टैंकर पहुंचा और टैंकर पहुंचते ही यूएस मरीन भी पहुंच गया। हॉर्मुज पर नाकेबंदी तोड़ने का शक इन्हें गहराया। इन्होंने तलाशी ली और फिर रास्ता बदलने का निर्देश देकर के उसे छोड़ दिया कि हॉर्मुज से ईरान को तो हम नहीं गुजरने देंगे। और ईरान खुद ये कह रहा है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है और अमेरिका नाकेबंदी लगा करके उसी अधिकार को चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। आईआरजीसी हालांकि वहां पर बैठा हुआ है और आईआरजीसी ने कहा है कि हमने नाकेबंदी के बावजूद आज बस में यहां से 28 टैंकर्स बाहर निकाले हैं। अमेरिका की दादागिरी उस पर ही हावी पड़ते जा रही है। अमेरिका को ना चाहते हुए भी रशिया से सैंक्शन हटाने पड़ रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में तेल का संकट और ज्यादा ना गहराए। एक तरफ ईरान पर नाकेबंदी करके वो सोच रहा है कि उसने इस जंग को जीत लिया है, लेकिन दूसरी तरफ रशिया पर से सैंक्शन हटा करके वो आधी जंग वैसे ही हार चुका है। अमेरिका का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन भी था, लेकिन अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान को मुस्तफा के रूप में एक नया सुप्रीम लीडर मिल गया। हालांकि अब तक वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ऐसे में अब उनकी सुरक्षा और काम करने की काबिलियत को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे हैं। मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर। अट्ठाईस फरवरी को तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन अब तक मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से जख्मी हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में उनके कोमा में होने का भी दावा किया गया। लेकिन अब मुस्तफा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई।
दावा किया गया कि मुस्तफा खamenei की एक टांग काटनी पड़ी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हमले में मुस्तफा खamenei की टांग बुरी तरह टूट गई थी या डॉक्टरों को उसे काटना पड़ा। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या यह खबर वास्तव में सच है? मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर मुस्तफा की सेहत को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी हमले के वक्त मुस्तफा उसी इमारत में मौजूद थे जिस पर बमबारी हुई। कहा गया कि बमबारी की वजह से उनका चेहरा झुलस गया और वह पहचान में नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमले में मुस्तफा की टांग इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि डॉक्टरों को उसे काटना पड़ा और वो अब एक प्रोस्थेटिक लेग का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह बताई जा रही थी कि वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे। हालांकि असलियत यह है कि मुस्तफा को लेकर फैल रही अफवाहों का कोई सबूत नहीं है। मुस्तफा की सेहत को लेकर ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के सूचना केंद्र के प्रमुख हुसैन गरमानपुर ने मुस्तफा खamenei की चोटों की गंभीरता को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुस्तफा खamenei को ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी जिससे उनका चेहरा खराब हो जाए, वो अपंग हो जाएं या उनके शरीर का कोई अंग काटने की नौबत आए। हाँ, उनके घावों पर कई टाके जरूर लगाए गए। डॉक्टरों ने हमले के बाद सबसे पहले जिस जगह पर तुरंत टाके लगाने का फैसला किया वो उनका पैर ही था। ईरानी अधिकारियों ने साफ किया कि मुस्तफा के पैर में चोट जरूर लगी थी और टाके भी आए थे, लेकिन उनकी टांग टूटने या काटे जाने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। इसके अलावा जनता और दुनिया के सामने मुस्तफा खamenei का चेहरा ना दिखाने या उनके लाइव ना आने को लेकर भी ईरान ने अपनी स्थिति साफ की। ईरानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह पूरी तरह से एक रणनीतिक और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। ईरान का कहना है कि जब देश युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहा हो और सर्वोच्च नेता पर लगातार हमले का खतरा बना हुआ हो तो उनकी लाइव लोकेशन या वीडियो जारी करना उनकी सुरक्षा को भारी खतरे में डाल सकता है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर सीधा आरोप लगाया कि वो जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ताकि ईरान की जनता के बीच अपने नए नेता को लेकर अविश्वास पैदा किया जा सके। मुस्तफा खamenei की सेहत को लेकर अमेरिका का रुख बेहद आक्रामक रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा था कि ईरान के लोगों को खुद नहीं पता कि उनका असली नेता कौन है और वहां कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच अजीब जंग चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अट्ठाईस फरवरी को अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने मुस्तफा खamenei को सुप्रीम लीडर बना दिया। हालांकि मुस्तफा कभी भी अमेरिका की पसंद के नहीं माने गए हैं। माना यहां तक जाता है कि वो भी अपने पिता की तरह कट्टरपंथी हैं। अब मुस्तफा खamenei के बारे में विस्तार से आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ। सन 1969 को मशहद शहर में मुस्तफा खamenei इनका जन्म हुआ था, जो कि सुप्रीम लीडर बन गए अयातुल्लाह अली खामनेई के जाते। अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं। ये उस हमले में थोड़ी देर पहले ही घर से निकले थे, इसलिए बच गए। अलवी हाई स्कूल में मुस्तफा ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। दूसरी तरफ कोम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से उन्होंने धार्मिक शिक्षा भी ली है, इसीलिए उन्हें कट्टर माना जाता है। इराक से युद्ध के दौरान हबीब बटालियन में थे मुस्तफा। खamenei के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स थे मुस्तफा, ये सूत्र कहते हैं। मुस्तफा के IRGC अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध है, वो अच्छी पकड़ रखते हैं। 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे और वहीं मुस्तफा पर मनमाने तरीके से फैसले लेने के आरोप भी पहले से लगते आ रहे हैं। लेकिन अब मुस्तफा की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लेकिन अब सच ये है कि मुस्तफा खamenei अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे उनकी जगह ले चुके हैं, अमेरिका चाहे या ना चाहे। वहीं मुस्तफा खamenei के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उन्हें लेकर के संशय भी बरकरार है, क्योंकि अब तक उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है। केवल उनके लिखित संदेश आते हैं, ना कोई वीडियो आता है, ना कोई ऑडियो आता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुस्तफा की सुरक्षा को लेकर के IRGC काफी सतर्क है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों और गैजेट से दूर रख रही है।
ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हैं। ये बताया गया है कि मानसिक तौर पर पूरी तरीके से सचेत और सक्रिय हैं। मुस्तफा के संपर्क का अनोखा तरीका है। हाथ से लिखे हुए संदेश मुस्तफा को भेजे जाते हैं। सील बंद लिफाफे के माध्यम से एक दूसरे तक ये संदेश जाते हैं। बेहद भरोसेमंद लोगों के हाथ ही ये संदेश भेजे जाते हैं। कार, मोटरसाइकिल से सफर करते हैं संदेशवाहक। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करते हो। संदेशों को सीक्रेट तरीके से मुस्तफा तक पहुंचाया जाता है। मुस्तफा से मिले निर्देश भी ऐसे ही भेजे जाते हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी आई। मिडिल ईस्ट में जंग का एक अहम मोर्चा लेबनान भी है, जहां एक ओर इजराइल की सेना है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह है। कहने को तो इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन गोलीबारी दोनों तरफ से बराबर से चल रही है और अब एक बार फिर से दोनों ओर से सीज फायर की अवधि बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में लेबनान एक बेहद अहम मुद्दा रहा। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद ईरान ने सीजफायर का ऐलान तब तक नहीं किया था जब तक इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर की घोषणा नहीं हुई। ईरान की मांग है कि सभी मोर्चों पर एक साथ हमले थम जाए, यानी ईरान पर तो हमले रुके ही, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी, यमन में हूती के ठिकानों पर भी हमले रुक जाए। फिलहाल इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो चुका है। अमेरिका की वॉशिंगटन में बातचीत के एक और दौर के बाद इजराइल और लेबनान अपने युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक 2 दिन की बातचीत के बाद युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति बनी। अगले दौर की वार्ता 2 से 3 जून को होगी। इजराइल और लेबनान के बीच की युद्ध विराम की अवधि खत्म होने से पहले ही उसे आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अमेरिका को उम्मीद है कि चर्चाएं दोनों देशों के बीच स्थायी शांति, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूर्ण मान्यता और उनकी साझा सीमा पर वास्तविक सुरक्षा की स्थापना को बढ़ावा देगी। हालांकि युद्ध विराम जारी है, लेकिन इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले भी जारी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कुल 2,951 लोग मारे गए। हालांकि शांति वार्ता के बीच ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य ठिकानों, सुरक्षा बलों और वाहनों को निशाना बनाते हुए 17 अभियान चलाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के अभियानों में 8 ड्रोन हमले, 5 मिसाइल या रॉकेट हमले, 1 तोपखाना हमला और 1 गाइडेड मिसाइल अटैक शामिल थे। समाचार एजेंसी के अनुसार हिजबुल्लाह ने हमलों के दौरान 2 सैन्य वाहन, 2 मरकावा टैंक, 1 बख्तरबंद वाहन और 2 सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह की ओर से इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की गई। खबरों के मुताबिक आईडीएफ ने गुरुवार को अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल के जरिए कहा कि कुछ समय पहले दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिकों के क्षेत्र में पहचाने गए एक संदिग्ध हवाई लक्ष्य की ओर एक मिसाइल दागी गई। सेना का दावा है कि इस दौरान कोई सायरन नहीं बजा। फिलहाल लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर जारी है और आगे बढ़ाने पर सहमति भी बन गई है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये वास्तविक रूप से लागू हो पाएगा और क्या लेबनान में वास्तविक शांति आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।